नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे आपके केंद्र अंतः केंद्र के बारे में। इन सेंटर क्या होता है। तो कुछ एक देखिए थोड़ी सी वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी। बोला तो मैंने सही था लेकिन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्या थी कि मैंने आपको बताया था केंद्र के अंदर कि ये आपका मान लीजिए त्रिभुज है। ये एक स्टेटमेंट था त्रिभुज ए बी सी। थोड़ा सा सुनना ध्यान से भाई दोबारा। तो मैंने कहा था कि जो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का जो मध्य बिंदु लेकर उनसे आप मिलाओगे और उनसे जो त्रिभुज बनेगा, देखिए कितने त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। और ये मैंने कहा था कि जो इस त्रिभुज जो ये त्रिभुज बनेगा, मान लीजिए से पी क्यू आर, जो त्रिभुज पी क्यू आर बनेगा उसका क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। और मैंने लिखवा थोड़ा अलग दिया था, त्रिभुज एबीसी के बराबर करके मैंने ऐसा लिखवा दिया था। तो लिखना क्या है, त्रिभुज पी, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्यू आर का क्षेत्रफल बोलने में तो मैंने सही बताया था 1/4 त्रिभुज एबीसी, ये आएगा भाई। तो बताया तो मैंने सही था लेकिन लिख थोड़ा सा गलत दिया था उस चीज़ को, तो इसको आप करेक्शन कर लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शायद आज वॉइस आ रहा होगा। देखिए 2 माइक मैंने लगाए हैं क्योंकि एक में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। और देखिए दूसरे मोबाइल के अंदर इस वॉइस को रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर इसको अटैच वगैरह कर देंगे। अगर इसके अंदर इस माइक से वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, देखिए टेक्निकल चीज़ें हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। देखिए शाम वाली क्लास में भी वॉइस सही नहीं आई और सुबह वाली क्लास के अंदर भी वॉइस सही नहीं आई, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। परिकेंद्र, सर्क्यूम सेंटर कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, परिकेंद्र। ध्यान से कंसेप्ट समझना भाई। सर्क्यूम सेंटर इंग्लिश के अंदर कहेंगे, कंसेप्ट समझना है पहले। परिकेंद्र कहेंगे किसे, सर्क्यूम सेंटर कहेंगे किसे। तो देखिए इसके अंदर नाम आएगा लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक यानी किसी भुजा पर आप लंब डाल रहे हैं तो वो भुजा पर लंब है और वो भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यानी आप इस प्रकार कोई चाप खींचकर आप ऐसे कर सकते हैं, यानी इस पर आप लंब डाल रहे हैं ऐसे करके और यहाँ पर कोई आप चाप खींच रहे हैं, तो ये आपका 90 डिग्री है। तो ये क्या करेगा, भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी ये 20 है तो इसको भी 10 कर देगा और इसको भी 10 कर देगा। तो ऐसा क्या होगा, लंब समद्विभाजक। साथ में वो उस भुजा पर लंब भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आप इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं लंब समद्विभाजक। तो ये हमने पढ़ लिया। पहले देखिए हमने पिछले के अंदर हमने पढ़ा कोण अर्धक, कोण समद्विभाजक। यानी कोण आप जो आपका 45 डिग्री का कोण है तो उसको आधा कर दिया, 90 डिग्री का तो 45 का कर दिया। तो उससे जो मिलाने पर जो आपका बन रहा था, जो केंद्र आ रहा था उसे आप अंतः केंद्र कह रहे थे। और सीधे माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं से बन रहे थे उसे आपने केंद्र कहा। अब एक नई डेफिनेशन आ रही है कि आप लंब समद्विभाजक ले रहे हैं और उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही आपका क्या होगा, परिकेंद्र होगा। भाई देखो ये डेफिनेशन छोटी छोटी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से इन चीज़ों को समझना है और वैसे कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। ये हो गया ए, ये बी है, ये सी है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए डेफिनेशन क्या है, लंब समद्विभाजक यानी इस भुजा पर आप कह सकते हैं कि आपका लंब होगा और यहाँ से आपको चीज़ें मिलानी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोई लंब खींच रहा हूँ, यहाँ से ऐसे आपकी भुजा जा रही है, ये आपका क्या है 90 डिग्री, और ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है भाई। यानी ये इतना मान भी अगर इसको मैं डी दे देता हूँ तो ये बी डी और ए डी है वो आपकी बराबर है, तो ये एक भुजा पर लंब समद्विभाजक हो गया। दूसरी पर भी मैंने ऐसे मान लिया, मान लीजिए यहाँ पर ये लंब समद्विभाजक हो गया इसका, ये भी भुजा क्या कर रही है, बराबर दोनों को बराबर भागों में बांट रही है। ऐसे ही इस भुजा पर भी आप लंब समद्विभाजक डालेंगे तो आपके सामने देखिए जो केंद्र प्राप्त होगा ये आपका 90 डिग्री, ये एफ। तो जो ऐसा केंद्र आपको प्राप्त होगा, ये जो केंद्र आपको मिलेगा उसे आप परिकेंद्र कहेंगे। डेफिनेशन सीधी सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है आपका परिकेंद्र, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या डेफिनेशन बताई है मैंने, डेफिनेशन अभी मैं लिखवाता हूं आपको परिकेंद्र की, कि सीधी सी बात है लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज के
जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, जहां पर ये बिंदु मिलेंगे, उसे ही आप क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। तो ये डेफिनेशन थोड़ा लिख लेना, आप नोट्स भी साथ साथ में बना रहे होंगे मेरे ख्याल से आप, तो नोट्स आपको जरूर से बनाने हैं भाई, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिखवाता हूं, तो ठीक है, वॉइस वगैरह ठीक आ रही होगी मेरे ख्याल से। अब देखो डेफिनेशन देखो कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाता है। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई परिकेंद्र की, परिकेंद्र कहलाता है। अब देखो कुछ कंसेप्ट और इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। अब देखो उसके अंदर हमने अंत केंद्र पढ़ा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि त्रिभुज की जो आंतरिक भुजाएं हैं उनको स्पर्श करते हुए अगर कोई वर्त खींचा जाए और उसका केंद्र आप करेंगे तो वो आपका अंत केंद्र होगा। लेकिन इसके अंदर डेफिनेशन क्या है कि त्रिभुज के शीर्षों को, त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करते हुए खींचा गया वर्त का केंद्र, त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करते हुए खींचा गया वर्त का केंद्र, ये देखिए, तो ये जो आपका वर्त बनेगा, ये जो आपका वर्त बना है, देखिए वर्त लग नहीं रहा होगा लेकिन ये सर्किल ही है, थोड़ा सा आप इसे और अच्छे से बना सकते हैं, थोड़ा सा बेहतरीन डिजाइन कर सकते हैं आप इसके अंदर, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए चीजें वही हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करते हुए खींचा गया वर्त का केंद्र क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, सर्क्यूम सेंटर कहलाता है। समझ रहे हो ना कंसेप्ट को। तो ये देखिए, ये कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा आपको इनको ध्यान में रखना है। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, ऐड कर लीजिए। क्या लाइन है कि त्रिभुज के शीर्षों से, त्रिभुज के शीर्षों से गुजरते हुए खींचा गया वर्त का केंद्र, गुजरते हुए खींचा गया वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है भाई। तो ये लाइन आपको साथ साथ में लिखते जाना है भाई। अब देखो, अब अगर हम इन चीज को मिलाते हैं, ये तो आपका केंद्र हो गया। अब ये देखेंगे आप, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ऊपर इस केंद्र से, यहां से केंद्र से ये दूरी कितनी होगी, r त्रिज्या होगी, और ये भी दूरी देखिए सभी से शीर्षों से समान दूरी पर, शीर्षों से समान दूरी पर। ये कंसेप्ट समझना क्या है, ये r आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये क्या है, ये जो परिवर्त आप बना रहे हैं, इसके त्रिभुज के शीर्षों से खींचा हुआ वर्त बना रहे हैं, उसकी रेडियस है, और ये रेडियस देख सकते हैं आप कहां से, तीनों बराबर हैं। और एक कंसेप्ट ये भी है कि त्रिभुज के शीर्षों से जो आपका परिकेंद्र है वो समान दूरी पर होता है, त्रिभुज के शीर्षों से, देखो यहां पर। और हमने अंत केंद्र के बारे में कंसेप्ट पढ़ा था, भुजाओं से समान दूरी पर होता है, तो दोनों में अंतर है, वो तो भुजाओं से समान दूरी पर था, और यहां पर क्या है, ये त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर है, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर है। तो ये आपको कंसेप्ट भी याद रखना है कि इसमें r का मान भी आपको निकालना है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकलेगा। तो ये दो लाइनें लिख ली क्या आपने, नीचे तक दिख भी जाएगा। तो देखो एक लाइन और लिखते हैं कि त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित केंद्र, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर परिकेंद्र स्थित होता है, परिकेंद्र स्थित होता है। और आप देख पा रहे हैं अच्छे से, परिकेंद्र स्थित होता है, यहां से r तीनों के मान बराबर हैं, तो r का जो फॉर्मूला है, त्रिज्या निकालनी है अगर आपको परिकेंद्र की, तो वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखाना है। यानी तीनों भुजाएं, ये देखिए, ये भुजा 1 हो गई, ये आपकी b हो गई, ये आपकी c हो गई, तो तीनों भुजाओं का गुणनफल ABC अपोन में कितना 4, और साथ में
ए लिख सकते हैं, या फिर ये त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी अगर आप तीनों भुजाओं का गुणन करते हैं और 4 से गुणा करके त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसमें भाग देते हैं टोटल में, तो आपके पास जो परिवर्त है उसकी त्रिज्या आ जाएगी। या आप कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, जो ये वर्त बन रहा है उसकी त्रिज्या आपके पास होगी r बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल अपोन में 4 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4a कह सकते हैं, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये तो आपका हो गया भाई परिकेंद्र, और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। लिखें, फिर इसके बाद बात करते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज के अंदर कहां पर होगा परिकेंद्र, क्या उसी के त्रिभुज के अंदर ही होगा, जो आपका समकोण है उसमें कहां पर होगा, और आपका जो बाह्य त्रिभुज बनेगा उसके अंदर, यानी वृत्त त्रिभुज बनेगा उसके अंदर किस प्रकार का होगा। तो ये हम बात करते हैं, लिख लीजिए इसको, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो बात हम करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। फिर ये था आपका सर्क्यूम सेंटर, और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। कोशिश करी है भाई मैंने समझाने का, और उतना ही आपने अगर समझने का प्रयास किया है तो निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब बात करते हैं हम परिकेंद्र के बारे में। परिकेंद्र के बारे में पढ़ा है, अब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज के अंदर कहाँ होगा, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर आपका परिकेंद्र कहाँ होगा। तो अभी मैं बनाता हूं, देखिए तो ये तो आपका न्यून कोण हो गया, ये आपका समकोण हो गया भाई, ठीक है। ये क्या है, समकोण, नामकरण कर दो ए बी सी, ये भी बी सी, और इसे थोड़ा सा आप ऐसे अधिक कोण बना सकते हैं, या वो आगे दिखेगा नहीं भैया, तो थोड़ा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आगे दिखेगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। तो न्यून कोण त्रिभुज में आप लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। तो देखिए इस भुजा के लिए आपने यहाँ पर इस प्रकार लंबसम द्विभाजक खींचा, देखिए ऐसे, ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ऐसे ही इधर से इस पर खींचेंगे। तो जो इसके अंदर जो बनेगा लंबसम द्विभाजक, जो केंद्र बनेगा न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, आपका परिकेंद्र कहाँ पर स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर ही। न्यून कोण त्रिभुज है ये, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर जो आपका परिकेंद्र है वो कहां पर स्थित होगा, त्रिभुज के अंदर। लिख सकते हैं यहां पर परिकेंद्र कहां पर होगा, अंदर होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है अभी कंसेप्ट, आपको ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। अब इसमें ये देखिए आप परिवर्त भी इसका बना सकते हैं। तो ये आपका परिवर्त बन गया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर देखिएगा कहां पर स्थित होगा। तो ये देखिए, ये मैं मानता हूं आपका यहां पर ये 90 डिग्री है आपका, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया इसके लिए मैं लंबसम द्विभाजक, देखिए थोड़ा सा ये आगे बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए हम इस प्रकार लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। आपका 90 डिग्री आपको बनाना है। तो यहाँ से मान लीजिए आप इस प्रकार 90 डिग्री बना रहे हैं, और ऐसे ही इस भुजा के लिए भी आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये इधर अलग की ओर आएगा, तो यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का यहीं पर हो गया, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें आपका परिकेंद्र जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है उस पर स्थित होगा। कर्ण भुजा AC पर, कर्ण AC पर स्थित होगा। अब देखिए अब इसका वर्त खींचते हैं आप, देखिए यहां से इसको केंद्र मानकर, इसको सेंटर लेकर आपको सर्किल खींचना है। इसको केंद्र में मानकर आपको सेंटर वर्त खींचेंगे। देखिए किस प्रकार का बनेगा, थोड़ा सा बड़ा यहां से बन जाएगा। देखिए यहां से इस प्रकार, मान लीजिए कुछ इस प्रकार की, ये थोड़ा सा मध्य में आना चाहिए, तो थोड़ा सा आप इसको मिलाएंगे यहां से, ठीक है। तो ये कुछ आपकी सर्किल बन गया। तो ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि परिधि पर वर्त केंद्र ही क्या है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। परिधि पर केंद्र ही
हमेशा देखिए केंद्र से जो आप ये डायमीटर है आपका, ये व्यास हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है कंसेप्ट कि व्यास है, देखिए ये व्यास बनेगा। यहाँ पर देखिए पूरी आपको रेडियस दिखाई दे रही है, तो आपको याद पता ही होगा कि कोई 90 डिग्री एंगल परिधि पर कौन बनाएगा, व्यास ही, डायमीटर ही जो व्यास है वही आपका परिधि पर 90 डिग्री कोण बनाता है। तो उस बात से भी आप इसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये आपका केंद्र कर्ण पर ही होगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका डायमीटर, अगर इसे आप जी देते हैं तो एच जी और जी सी की जो लंबाई है वो बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये आपका परिकेंद्र है। तो ये दो आपने किए। अब देखो तीसरा हम बात करते हैं अधिक कोण के लिए। थोड़ा सा मैं इसको साफ करना चाहूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा हमें। अधिक कोण त्रिभुज के लिए हम बात कर रहे हैं। अधिक कोण त्रिभुज, ये देखिएगा अधिक कोण त्रिभुज के लिए हम बात करेंगे। अधिक कोण त्रिभुज देखिए पता है सबको, सब जानते हैं कि इस प्रकार आपका क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। थोड़ा सा सही बनाते हैं इस चीज़ को। तो ये क्या बन गया आपका, थोड़ा सा इसे इधर खिसका देंगे, ठीक है। ये क्या है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो प्रत्येक के लिए आप लंबसम द्विभाजक खींचेंगे भुजाओं के लिए। प्रत्येक भुजा के लिए आप लंबसम द्विभाजक खींचते हैं तो ये कहां पर मिलेंगे, यानी जो पॉइंट मिलेंगे वही तो आपका केंद्र होगा। तो यहां से आप यहां पर खींचेंगे तो यहां पर ये 90 डिग्री है, तो ये कहां पर मिलेंगे, यहां से आप खींचते हैं 90 डिग्री, तो देखिए ये कहां पर मिलेंगे। ऐसे ही आप प्रत्येक भुजा के लिए इसके लिए खींच दिया। अब मान लीजिए आप इसके लिए खींच रहे हैं तो ये आपको देखिए कहां पर मिलेंगे। तो यानी आप जो लंबसम द्विभाजक खींच रहे हैं वो आपको बाहर मिलेंगे, और आप देख भी सकते हैं आराम से कि कहां पर ये टच होंगे। जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो वैसे वैसे आपका ये अंदर चलाता जाएगा, लेकिन दूर हो गया तो वैसे ही इसका अंत केंद्र भी दूर होता जाएगा। तो जो आपका अधिक कोण त्रिभुज है उसके अंदर जो आपका परिकेंद्र होगा वो बाहर सबसे बड़ी भुजा की ओर, बाहर सबसे बड़ी भुजा की ओर होगा भी, बाहर सबसे बड़ी भुजा की ओर आपका अधिक कोण त्रिभुज के अंदर केंद्र होने वाला है। यानी परिकेंद्र के बारे में बात कर रहे थे आप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं लंब केंद्र के बारे में। तो ये तो आपने अच्छे से समझ लिया। देखिए बिल्कुल सिंपल है, परिकेंद्र क्या होता है, जो आपके लंबसम द्विभाजक हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसे आप परिकेंद्र कहेंगे। तो यही डेफिनेशन है, और ये थोड़ा सा आप लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद लंब केंद्र के बारे में बात करते हैं। और एक एक चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि से एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी जो चीज़ें आपको बता रहा हूं मैं फिलहाल, हर एक चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो आपने लंबसम द्विभाजक किया। अब आता है आपका लंब केंद्र। लंब केंद्र, लंब केंद्र नंबर 4 पर है। कुछ और भी कंसेप्ट है इसके अंदर, वो भी हम सिखाने वाला हूं आपको मैं। लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, बिल्कुल सरल है वही कंसेप्ट सारे के सारे ही। ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र, यानी हमने अभी पढ़ा था कि लंबसम द्विभाजक यानी भुजाओं से आप खींच रहे थे और वो भुजाओं को क्या कर रहे थे, दो बराबर भागों में, और उस भुजा पर लंब भी था। ये कोई जरूरी नहीं था कि वो शीर्ष से आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई शीर्ष से नहीं आ रहा था, वो बस उस भुजा पर लंब होना चाहिए और उसे दो बराबर भागों में बांटना चाहिए, वही लंबसम द्विभाजक है, वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इसके अंदर क्या आएगी, लंब केंद्र। नाम से स्पष्ट है कि आपको लंब डालना है शीर्षों से, और तीनों भुजाओं के शीर्षों से लंब आप डालेंगे, और जहां पर भी जिस बिंदु पर भी ये प्रतिच्छेद करेंगे वह आपका लंब केंद्र कहलाएगा। तो ये देखिए ये त्रिभुज है आपके पास कुछ इस प्रकार। एक एक चीज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं भाई। ए बी सी, ये आपके पास त्रिभुज है। अब यहां से कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप भुजा पर लंब डाल रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, आप यहां से लंब डालेंगे, और ना तो ये लंब देखिए कोण समद्विभाजक होंगे, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ये आगे बराबर, देखिए इसे दो बराबर भागों में बांटेंगे, केवल मात्र आपको शीर्षों से लंब डालना है सामने वाली भुजा पर, कुछ भी नहीं देखना। तो यहां से आप डालेंगे देखिए लंब,
ऐसे आपको बस केवल मात्र लंब डालने हैं भाई। ऐसे आप देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ऐसे ही आप सामने वाली भुजा पर डालेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही आप यहाँ से भी डालेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो जो ये बिंदु आया है, जो ये पॉइंट है आपका, जहाँ पर ये टच करेंगे, जहाँ पर ये स्पर्श कर रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे? लंब केंद्र। क्या कहोगे? शाबाश, लंब केंद्र। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए हैं, या फिर ऑर्थो सेंटर इंग्लिश के अंदर आप कह सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए साथ में, अच्छा रहेगा लंब केंद्र के बारे में। यानी त्रिभुज में शीर्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी आप शीर्ष से लंब डाल रहे हैं तो आपको क्या होगा? लिख सकते हैं त्रिभुजों में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। त्रिभुजों में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु है वो लंब केंद्र आपका कहलाएगा। और ये भी आप देख सकते हैं न्यून कोण समकोण त्रिभुज के अंदर, वहां पर भी इस प्रकार, यानी न्यून कोण त्रिभुज है तो उसके अंदर तो आपका अंदर स्थित होगा, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होगा, और जो लंब केंद्र है उसका आपकी 90 डिग्री वाली भुजा है उस पर होगा, और जो बाह्य केंद्र है उसमें पीछे हटकर होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, जो त्रिभुज में जो बाह्य अधिक कोण वाला होगा उसमें थोड़ा सा पीछे हटकर आपका होने वाला है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि लंब केंद्र होता क्या। अब कुछ कंसेप्ट है इसके अंदर, देखिए जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो अभी हमने बात किया है जिनके बारे में लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। जो एक दो कंसेप्ट हमने पढ़े, अब देखिए अगर ये तो देखिए चेंज कहां पर हो रहा, भुजाएं की लंबाइयों के आधार पर ये आपके लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र अलग अलग हो रहे थे, कहीं बार बन रहा था, कहीं कुछ बन रहा था। लेकिन अगर आप समकोण त्रिभुज लेते हैं, सभी भुजाओं की लंबाई समान है, समकोण त्रिभुज लेंगे तो उसके अंदर, समकोण त्रिभुज अगर आप लेते हैं तो उसका लंब केंद्र, केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र सारे के सारे एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज के लिए सत्य है, तो सत्य है तो उसके अंदर आपको ऐसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, कि जो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, चाहे उसके अंदर आप मादिका खींचो, चाहे आप लंब डालो, चाहे आप लंब समद्वि भाजक करो, चाहे आप कोण अर्धक डालो, कोण समद्वि भाजक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो एक जगह ही होगा। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, कि समबाहु त्रिभुज में, तो ये लाइन आपको लिखनी है, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र, लंब केंद्र सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। समबाहु त्रिभुज के अंदर केंद्रक हो, चाहे लंब केंद्र हो, परिकेंद्र हो, चाहे आपका लंब केंद्र हो, सारे के सारे एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। एक कंसेप्ट और भी केवल मात्र ये 3 के लिए लागू होगा, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र के लिए, यानी किसी त्रिभुज में, देखना इस चीज को, कि किसी त्रिभुज में 3 के लिए लागू होगा, चौथा इसके अंदर शामिल नहीं होगा। किसी त्रिभुज में लंब केंद्र में, लंब केंद्र, देखो ये चीज याद रखनी है, लंब केंद्र और साथ में देखो आपका परिकेंद्र और जो केंद्र है, लंब केंद्र, केंद्रक तथा परिकेंद्र संरेखीय होते हैं, यानी एक ही रेखा केंद्र स्थित होते हैं, संरेखीय
होते हैं। और साथ साथ में जो केंद्र है, जो केंद्रक है, वो लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 के अंदर विभाजित करता है। तो सीधी सी बात है यहां पर, यानी तो ये केंद्र मान लीजिए, ये आपके पास केंद्र है, ठीक है, और यहां पर ये आपका लंब केंद्र है और ये है आपका परिकेंद्र यहां पर। तो कितने अनुपात में विभाजित करता है? ये 2:1 के अंदर विभाजित करता है लंब केंद्रक और परिकेंद्रक को। तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसा ही, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार मैंने अभी बताया ना, पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार रखता हूं मैं, फिर आपके केंद्रक और लंब केंद्र सारे कंप्लीट हो गए, फिर इसके एंगल के बारे में बात करेंगे, इनके एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से सत्य है, किसी त्रिभुज को ऐसा मैं व्यक्त कर सकता हूं, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य है, किसी त्रिभुज में निम्न के लिए सत्य है। तो देखिए क्या क्या सत्य हो सकता है? केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, संरेखीय। केंद्रक बताना है आपको, केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, संरेखीय, ठीक है। दूसरा लंब केंद्र, केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्रक, परिकेंद्रक तथा केंद्रक बताना है। अभी मैंने कंसेप्ट बताया है आपको, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर भाई नंबर 3 पर। अंतःकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्रक, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो देखिए आपको कहना है किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन है तो सीधी सी बात आपको देखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज बराबर होती है, क्या केंद्रक, अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र तो नहीं आएगा कहीं भी, जहां अंतःकेंद्र नाम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? लंब केंद्र, परिकेंद्र तथा केंद्रक। अभी हमने बात की थी, तो ये दूसरा आपके लिए सही हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र का। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो भाई इसकी, और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके बारे में आगे हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर कोणों के बारे में बात करेंगे कि परिकेंद्र हो तो कैसे कोणों का क्या रिजल्ट निकलता है, कैसे आपको फॉर्मूलेज कुछ और याद करने हैं, तो वो भी कुछ चीज़ें और भी इसके अंदर हैं, तो वो भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।